दोस्तों नमस्कार। इस दौर में कौन सत्ता छोड़ना चाहता है और जब चुनाव हो जाते हैं तो उसके बाद कौन सी जनता यह सोचती है कि उसने वोट जिसे दिया वो जीता या नहीं जीता। क्योंकि चुनाव आयोग जिस रिजल्ट को सामने रखता है उस पर सबकी सहमति होती है, लेकिन जब सवाल 3-4% का नहीं बल्कि 8 से 10% का हो जाए तो एक झटके में वो सत्ता डगमगाने लगती है जिस सत्ता को यह भरोसा होता है कि उसका अपना सिस्टम 3 से 4% तक तो अपने सिस्टम के जरिए एडजस्ट कर ही लेगा। लेकिन 8% का मतलब बहुत साफ है। हर 5 में से एक व्यक्ति कहे कि मैंने वोट नहीं दिया था, जिसे वोट दिखाया जा रहा है, तब क्या होगा। यानी यह परिस्थिति बिहार में क्या पहले चरण के बाद इतनी व्यापक होती चली गई कि इसका एहसास एनडीए के भीतर नजर आने लगा और इसकी गूंज जब दिल्ली में सुनाई देने लगी तो उसके बाद इस पर लाल कालीन बिछाने के लिए एनडीए के तमाम नेता पटना पहुंचने लग गए और एनडीए के वो नेता भी पटना पहुंचने लग गए जिन्हें लगता है कि उन्हीं के भरोसे दिल्ली में सरकार टिकी हुई है। और अब अगर जनता ही इस रूप में खिलाफ खड़ी हो गई तो क्या होगा। कल तो उनके खिलाफ भी जनता खड़ी हो सकती है, क्योंकि 8 से 10% किसी एक राज्य में वोट बढ़ जाएं, ऐसी कल्पना तो सत्ताधारी जागते हुए क्या सोते हुए क्या उसके अपने सिस्टम के आश्रय भी वो कभी करता नहीं है। लेकिन सब कुछ हो रहा है और ध्यान दीजिए कैसे कैसे सब कुछ हो रहा है और एक एक करके हर धागा धीरे धीरे निकलता चला जा रहा है। यह कल की वोटिंग से पहले आज तेजस्वी यादव यह बताने आए कि देखिए, बताया ही नहीं जा रहा है इलेक्शन कमीशन के जरिए कि दरअसल जो वोटिंग हुई पहले चरण में उसका आंकड़ा क्या है, कुल मिलाके कितना परसेंट ऑफ वोट है। वो तो पहले दिन 64.66% बताया गया, 64.66%। हमने भी देखा, आपने भी देखा, लेकिन 24 घंटे के बाद पता चला जी नहीं, वो 65.08% है। लेकिन कोई प्रेस रिलीज चुनाव आयोग ने जारी की नहीं। फिर यह खबर आई कहां से। उसके बाद कितनी महिलाओं ने वोट दिया, कितने पुरुषों ने वोट दिया, कितने जेंजी वालों ने वोट दिया, कितने युवाओं ने वोट दिया, कितने 60 की उम्र से ज्यादा जो कि अपने तौर पर उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां उन्होंने सब कुछ देखा है बिहार के भीतर, सीनियर सिटीजन, उन्हें भी तो पता होना चाहिए कि उनकी बड़ी तादाद वोटर के शक्ल में कितनी उभरी। कुछ भी नहीं है। और इसके ठीक समानांतर बीजेपी निकल कर आई और उसने कहा दरअसल ये 420 के केस इन पर लगा हुआ है, सीबीआई की टीम ने इन पर लगाया हुआ है और दिल्ली की अदालत में जांच चल रही है। जी, तेजस्वी यादव का जिक्र किया और कहा कि हम एक हिस्टोरिकल जीत की दिशा में बढ़ रहे हैं। तेजस्वी कह रहे हैं बिहार में बदलाव हो रहा है, बीजेपी कह रही है हम एक ऐतिहासिक जीत की दिशा में बढ़ रहे हैं। अब इन दो परिस्थितियों के बीच में आकर खड़े हो जाइए। क्या वाकई सिस्टम फेल हो चला है? क्या वाकई इस दौर में जनता के भीतर का जो मिजाज है वो वोट की शक्ल में अगर पहले चरण में जिस तरीके से निकला, अगर वो दूसरे चरण में भी उसी तर्ज पर निकल आया तो होगा क्या? हड़कंप एनडीए के भीतर मची है और शायद इसीलिए एनडीए के वो तमाम साथी सहयोगी जो दिल्ली की सरकार जो 240 सीटों पर टिकी हुई है, 32 सीट कम है बहुमत से, उसको टिकाए रखने के लिए दो ही पायदान है। पहला पायदान नीतीश कुमार का है। नीतीश कुमार के पायदान इसलिए पहला क्योंकि उसके साथ बीजेपी की सरकार है, यानी एनडीए की सरकार बिहार के भीतर है और नीतीश कोई आज से साथी नहीं है, बहुत पुराने साथी हैं, बीच बीच में पलटते रहे। लेकिन इस चुनाव की हवा अगर सत्ता के खिलाफ जा रही है तो फिर नीतीश क्या करेंगे? और अगर वह नीतीश के खिलाफ नहीं बीजेपी के खिलाफ जा रही है जो पहले चरण में उभर रहा है, तब नीतीश क्या करेंगे? और नीतीश चूंकि इससे पहले 2 बार पलट चुके हैं, उसके बाद की परिस्थितियां क्या होगी? सबसे बड़ा प्रभाव दूसरा
जो हाथ इस सरकार को टिकाए हुए है वो है आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू। और अब आप कल्पना शुरू कीजिए, क्या यह संभव है चंद्रबाबू नायडू के बेटे पटना आए और पटना में आकर वह बीजेपी के नेताओं से मुलाकात करें, नीतीश कुमार से मुलाकात करें, और इन सब के बीच जब बीजेपी के नेताओं से मुलाकात हो उस वक्त जनता दल यूनाइटेड का कोई नेता मौजूद ना हो, और जब नीतीश कुमार से मुलाकात हो तो बीजेपी का कोई नेता मौजूद ना हो। उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें और उसके बाद मीडिया से बातचीत जिस तर्ज पर हो वो बहुत साफ तौर पर बतलाता है कि बिहार के चुनाव का असर दिल्ली पर पड़ने वाला है और दिल्ली हर असर को बेअसर करने के लिए अब बेचैन हो चुकी है। तो हर परत को आज जरा खोलते हैं और समझने की कोशिश आप इसलिए कर लीजिए क्योंकि जो इससे पहले बिहार के चुनाव में कभी नहीं हुआ वह तो पहले चरण की वोटिंग में हुआ, लेकिन इससे पहले कौन सा नेता आता था दक्षिण भारत का जो बिहार में आकर बिहार के वोटरों से कहे आप वोट इसलिए दे दीजिए क्योंकि दिल्ली में नरेंद्र मोदी और बिहार में नीतीश कुमार हैं, और इसलिए दे दीजिए क्योंकि आंध्र प्रदेश में एनडीए की सरकार है जिसको 94% जीत मिली है और वही जीत आप बिहार में एनडीए को दिला दीजिए। उनकी बातों को भी कौन कैसे कितना समझेगा, और खास तौर से अगर वो शख्स चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश हो जो आंध्र प्रदेश के आईटी मिनिस्टर हैं। वो पटना पहुंचकर जब मुलाकात नीतीश कुमार से करते हैं तो कोई शख्स बीजेपी का उस वक्त मुलाकात के बीच में नहीं आता है। उसके बाद ताबड़तोड़ जीवीएल नरसिम्हा राव जो कि खुद आंध्र प्रदेश से आते हैं वह मुलाकात करते हैं। उसके बाद एमएलसी संजय मयूख जो कि आईटी संभालते हैं बीजेपी का, वह साथ आकर खड़े हो जाते हैं। जब मीडिया से बातचीत हो रही होती है वहां पर मनोज तिवारी आकर खड़े हो जाते हैं। इसके मतलब मायने क्या होंगे? क्या यह संकेत है कि नीतीश कुमार संभल जाएं, या यह संकेत है कि आप बताइए अब हमें क्या करना है? क्योंकि एक झटके में यह भी समझना होगा आंध्र प्रदेश के भीतर अगर मुस्लिम वोट टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू को नहीं पड़ता तो वह उस तरीके से जीत नहीं पाते, और माइनॉरिटीज को आरक्षण देने का जिक्र खुले तौर पर बीजेपी सहयोगी थी तब भी चंद्रबाबू नायडू को इलेक्शन से पहले करना पड़ गया। हमें लगता है पहले आपको सुनना चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब मीडिया ने उन्हें घेरा कि आपने तो हमारे सवालों का जवाब दिया ही नहीं, आप अपनी बात करके जा रहे हैं, फिर भी कुछ जवाब तो दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, नारा लोकेश चंद्रबाबू नायडू के बेटे हैं, पहली बार पटना आए हैं, वह भी इलेक्शन के वक्त आए हैं। वह भी यह कहने से नहीं चूक रहे कि दरअसल एनडीए को वोट देने चाहिए इसलिए वो आए हैं, लेकिन इसके साथ वो बहुत बातें कह रहे हैं, वो सुनाएंगे आपको। लेकिन पहले जो बात उन्होंने हिंदी में कही उसे सुनिए। दिल्ली में प्रधानमंत्री साहब है और राष्ट्र में नीतीश जी है, जो आंध्र राष्ट्र में डबल इंजन सरकार जैसे हम काम करके आगे जा रहे हैं। एज एन इंडियन मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वही मैजिक फिर एक बार बिहार में भी होने का है। हमने 94% सीट्स जीते आंध्र राष्ट्र में, वही मैजिक फिर बिहार में जीतने का है। जो विकसित भारत का विजन है उसमें बिहार का भी रोल बहुत है, और हम सब मिलके बिहार में फिर एनडीए जीत के लिए काम करने के लिए आए हैं। यहां यह सवाल मौजूद है कि अगर पहले चरण की शानदार वोटिंग का पूरा तमगा एनडीए की छाती पर बिहार के वोटरों ने टांग दिया है तो उसके बाद नारा लोकेश को पटना आने की जरूरत क्यों पड़ी? और अगर इतनी बड़ी तादाद में वोटिंग हुई है जो दूसरे चरण के बाद की परिस्थितियों को कहीं ज्यादा नीतीश कुमार या एनडीए के लिए नाजुक करने वाली है, तो फिर कौन सा रास्ता होगा? क्योंकि इसके बाद इस देश के भीतर एक ही व्यक्ति तो बचेगा और वो चंद्रबाबू नायडू होंगे। इस वक्त तो जो भी प्रभाव पड़ता है
केंद्र की नीतियों को लेकर पूरे देश में या फिर विपक्ष की समूची राजनीति जब एकजुट होती है तो उसके भीतर दो ही तो सवाल होते हैं। पहला सवाल तो यही होता है कि आखिर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े क्यों हैं? क्या वाकई उन्हें बहुत लाभालाभ मिल रहा है? और अगर लाभालाभ मिल रहा है और चुनाव में बिहार की जनता अगर चीजों को पलट देगी तो क्या नीतीश कुमार वहां से साथ छोड़कर आ जाएंगे और उसके बाद दबाव चंद्रबाबू नायडू पर आएगा? और सिर्फ अगर उनके बूते सरकार टिकी हुई है, यह मैसेज देश के भीतर जाएगा तो सवाल यह नहीं है कि अमरावती कितनी शानदार राजधानी आंध्र प्रदेश की होगी। सवाल यह भी नहीं है कि कितनी बड़ी तादाद में वहां के कॉरपोरेट को कितना लाभ होगा, आंध्र के बजट में कितना राहत रियायत और सुविधाएं मोदी सरकार उन्हें देगी, जो कि दे रही है, जिसको उन्होंने स्वीकारा पटना में आकर। लेकिन जरा एक बार दूसरी स्थिति को सुनिए। उसमें वो बहुत साफ तौर पर कहते हैं कि पहले फेज में बड़ी जबरदस्त वोटिंग एनडीए के पक्ष में हुई है। फिर वो कहते हैं कि मैं यहां पर यह कहने आया हूं कि हर घर सरकारी नौकरी संभव ही नहीं है। हमने तो अपने यहां नारा दिया है कि हर घर एक एंटरप्रेन्योर, यानी जो मुद्रा योजना चलाती है सरकार, जिसमें वो कहती है कि हम पैसा बांटते हैं और पैसा जो देते हैं और जिसके तहत इस देश में लगभग 28 से 30 लाख करोड़ रुपए बांट दिए गए बीते 10 वर्षों में, उससे इस देश में कितने इंटरप्रेन्योर खड़े हो गए इसका कोई आंकड़ा नहीं है। लेकिन जो रकम बांटी गई वो आंकड़ा जरूर है और वो आंकड़ा लगभग 28 से 30 लाख करोड़ का है। और जितनों को बांटी गई या जितने खाते हैं, अगर वो सभी इंटरप्रेन्योर हो जाते तो इस देश का हर तीसरा शख्स इंटरप्रेन्योर होता। उसकी उम्र चाहे कुछ भी होती, क्योंकि उनकी संख्या 40 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में है। ऐसी स्थिति भी देश के भीतर है क्या? लेकिन एक क्षण के लिए फिर लौटिए नारा लोकेश, चंद्रबाबू नायडू के बेटे। अब वो अंग्रेजी में कह रहे हैं और जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं उसमें विकसित भारत से आगे आंध्र प्रदेश के विकसित होने की कहानी और बिहार को विकसित बनाने का सपना, और इन सब के बीच कम से कम इस चुनाव में एनडीए को जीत तो मिल जाए, जबकि पहले चरण में जीत तो मिल चुकी है, खुद ही जिक्र कर रहे हैं। सुनिए। This is my first time that I'm visiting Bihar and Patna, and honestly I'm not here as the Minister of Andhra Pradesh, I'm here as an Indian because I believe in the leadership of the Honorable Prime Minister and the Honorable Chief Minister here, Nitish ji. You know, with a lot of passion I've come here to request the people of Bihar to definitely give version 5.0 a fifth term here. You know, NDA in Andhra Pradesh is talking about one house, one entrepreneur. So that's been our trademark. While here the opposition is talking about one house, one government job, which honestly will never happen. Sure that in the next phase, as in first phase, NDA will do exceptionally well, and we will see NDA flag flying high here in Bihar again. दरअसल बिहार का चुनाव उस सिस्टम को चुनौती दे रहा है जिस सिस्टम के आश्रय क्या मौजूदा वक्त में बीजेपी को हर जगह जीत मिलती चली गई या फिर उसकी सरकार बनती चली गई, चाहे वो चुनाव हार जाए, जैसा महाराष्ट्र में हुआ, जैसा कमलनाथ की सरकार को हटाकर मध्य प्रदेश में हुआ। ये अलग अलग राज्यों की कहानियां हैं, लेकिन इन सबसे हटकर सवाल तो पहली बार यह भी है, बिहार का चुनाव ही चुनौती बनकर क्यों सामने आया है? बिहार चुनाव के वक्त ही इलेक्शन कमीशन इस देश के भीतर नए वोटर लिस्ट को क्यों तैयार कर रहा है? इसी दौर में सबसे ज्यादा कॉरपोरेट पूंजी जो इससे पहले इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए चला करती थी और बहुत साइलेंटली चला करती थी, अब वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बंद हो चुकी है। लेकिन पैसे की आवाजाही या कॉरपोरेट ने जितनी साख या जितना पैसा मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम में लगाया हुआ है, वह चाहेगी कि कम से कम उसका पैसा ना डूबे। और उसको भरोसा दिलाएगा कौन? क्योंकि राजनीतिक तौर पर इतनी तीखी लड़ाई इस देश में है कि इस देश में पॉलिटिकल मुद्दा भी कॉरपोरेट हो चुका है। तो यानी कॉरपोरेट की भागीदारी पैसे के तौर पर बीते 10 बरस में सिर्फ एक दिशा में रही है। तो क्या किसी भी राज्य में अब विपक्ष आएगा तो वहां पर कॉरपोरेट अपनी भागीदारी कैसे देखे, उसके सामने भी चुनौती होगी। तो क्या इसीलिए एक पूरी बिसात इसलिए बिछाई जाती है जहां पर यह मैसेज हो कि जीतेंगे
जबरदस्त तरीके से जीतेंगे और इसके लिए एनडीए के नेताओं को कलेक्ट किया गया और कहा गया आप जाइए बिहार और अपने साथी सहयोगी को समझाइए, वो कम से कम चुनाव के बाद की परिस्थितियों में भी खुद को डिगा ना दे, क्योंकि सारी चीजें मैनेज हो जाती है और यह कमोवेश हर राज्य में देखा गया है। यह अलग मसला है कि इस दौर में आज तमाम कच्चा चिट्ठा लेकर तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ गए और वो बताने लग गए कि दरअसल बदलाव की हवा और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन की पूरी पहल, वो सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी हो, अधिकारियों को दिए जाने वाले निर्देश हो, यहां तक कि मुख्यमंत्री के निवास से भी अगर निर्देश जारी हो रहे हैं तो यह मैसेज कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बीजेपी यानी सत्ताधारी पार्टी के तमाम गलत कामों पर पर्दा डालने के लिए हैं। क्या वाकई ऐसी स्थिति है? और जिस लिहाज से वो एक एक चीज को बताते चले गए, उसमें बड़ा सवाल तो यही था कि 6 तारीख को वोटिंग के बाद के पूरे आंकड़े इलेक्शन कमीशन ने 4 दिन बाद भी जारी क्यों नहीं किए हैं और सीएम हाउस से टेलीफोन किन किन अधिकारियों को और क्यों जा रहा है? सीएम हाउस से भी एकाध रिटायर्ड अधिकारियों द्वारा लगातार फोन जा रहा है बड़े बड़े जिला के अधिकारियों को, रेंज वाले जितने अधिकारी हैं, बुलाया जा रहा है, निर्देश दिया जा रहा है, तो ये बौखलाहट बताती है कि ये लोग जाने वाले हैं। बात अब देखिए, इलेक्शन कमीशन पहला चरण का मतदान कब हुआ? 6 नवंबर को। आज हम बैठ के पीसी कर रहे हैं 10 नवंबर को। 4 दिन बाद भी आंकड़े जो है सार्वजनिक नहीं किए गए हैं कि पुरुष ने कितने मतदान किया और महिलाओं ने कितने मतदान किया। कोई भी ऑफिशियल आंकड़ा नहीं आता। खुद चुनाव आयोग के आंकड़े बतलाते हैं कि लाखों सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी इस चुनाव को कराने में लगी हुई है। उसमें सीआरपीएफ की 500 कंपनियां भी हैं और सीएपीएफ की भी 500 कंपनियां हैं। दूसरे राज्यों से आए हजारों की तादाद में जवान हैं, जिसके आंकड़े अपने तौर पर तेजस्वी आज मीडिया के सामने बताने लग गए। इसका दूसरा सच यह भी है कि बिहार के भीतर लगभग 50 करोड़ की शराब भी जब्त की गई, 26-27 करोड़ के ड्रग्स पकड़े गए, नकद लगभग 11-12 करोड़ है। इससे अलावे भी लगभग 30 करोड़ की दूसरी अन्य वस्तुएं भी इस दौर में जब्त की गई। लेकिन सवाल उसके आगे का है। सवाल यह है कि इस दौर में दूसरे चरण की वोटिंग कल होनी है और पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल और अररिया और उसके बाद पूर्णिया, कटिहार और भागलपुर और बांका, यहां की सीटों को जब आप जोड़ेंगे तो यह कुल मिला के सीट जो है ये लगभग 80 सीटें हो जाती हैं। इन 80 सीटों में ही सारा खेल बीजेपी का, इससे पहले या कहें एनडीए का रहा है। लेकिन वहां के परसेंटेज ऑफ वोट जो हैं, जो पिछले चुनाव में पड़े थे, इन 80 में से बीजेपी कितनी जीती, अगर इस आंकड़े को भी आप जानना चाहते हैं तो इस रूप में जानिए कि लगभग 80 में से 45 सीटें पर एनडीए ने कब्जा किया होता और यहीं पर असल खेल सिमटा हुआ है। और परसेंटेज ऑफ वोट अगर पहले चरण के हिसाब से सिर्फ 5% भी बढ़ जाते हैं इन जगहों पर, तो यह 42 का आंकड़ा जो पिछली बार था वो घटकर 20 पर आ जाएगा, जो एनडीए के पक्ष में था। घबराहट तो होगी, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में अगर इस बार वोटिंग हो रही है और दूसरे चरण में भी हो गई, लेकिन बीजेपी इसे अपने अनुकूल मानती है, एनडीए के अनुकूल मानती है। यानी इलेक्टोरल इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि 8% वोट किसी राज्य में ज्यादा पड़ जाए और उसके बाद वहां की सत्ता बरकरार रहे, ऐसा इतिहास में हुआ ही नहीं है। जिसका जिक्र बिहार के भीतर किया जा रहा है उसका सच यह है कि जिस वक्त लालू यादव 2005 में जब वो चुनाव उनके मुख्यमंत्रित्व काल में हो रहा था तो बिहार में एक झटके में सबसे कम वोट पड़े थे, लेकिन निराशा आ गई थी और वो 45% पे आ गया था। एवरेज अगर बिहार का देखिएगा तो वो 50 से 55% के बीच में आपको रहेगा ही। 60% एक ही वक्त हुआ है, लेकिन 65% हो जाए ये स्थिति आई नहीं।
और अगर यह स्थिति आ गई है तो जो मैनेजमेंट होता है वो अलग अलग दायरों में मैनेजमेंट होता है, जिसका जिक्र तेजस्वी कह रहे हैं कि टेलीफोन अधिकारियों को जा रहा है। लेकिन वो मैनेजमेंट को लेकर क्या वाकई सांस फूली हुई है? इसीलिए अब चंद्रबाबू नायडू के बेटे भी पटना पहुंच गए। एनडीए के उन नेताओं को भी परिस्थितियां समझ में आने लग गई है कि आखिर कब तक प्रो इनकम्बेंसी चलती रहेगी, यानी एंटी इनकम्बेंसी नहीं होगी। 10 साल से ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी को देख रहा है यह देश, नीतीश कुमार को 20 बरस से देख रहा है। परिस्थितियां इस देश के भीतर सामाजिक और आर्थिक कैसे 5 सितारा हुई है या स्थितियां नाजुक हुई है, ये हर घर परिवार के भीतर शाम के वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठकर शहरों में और गांव के भीतर अंधियारे के भीतर हर कोई देख समझ रहा है कि क्या स्थितियां हैं। बेटा घर से कॉलेज निकला है, डिग्री लेकर आता है, रोजगार नहीं है। दिहाड़ी मजदूरी का संकट है, मनरेगा में सब दिन काम नहीं मिल रहा है और एवरेज काम घटकर 42 दिन हो गया है। इन परिस्थितियों से क्या कोई वाकिफ नहीं है? और अगर कोई वाकिफ है तो बावजूद इसके एक आपको परसेप्शन और नैरेटिव कैसे बनाए? तो नारा लोकेश दिखाते हैं आकर मीडिया से मिलकर कि हम चाहते हैं हमारे ग्लैमर तले बिहार का ग्लैमर भी लौट आए, यानी चुनाव के हटकर बाकी दिनों में बिहार का व्यक्ति मजदूरी करने आंध्र प्रदेश जाए और इलेक्शन के समय आंध्र प्रदेश की सत्ता पटना आ जाए, यह कहने के लिए कि एनडीए को ही जिताइए। ऐसी स्थिति इससे पहले कभी नहीं थी। तो राजनीति जो समझते हैं वो जानते हैं कि दरअसल ये बताने नहीं, वो भांपने आए, परिस्थितियों को समझने आए। कुछ लिहाज से उनको हांका भी गया कि जाइए नीतीश से मिलिए, इलेक्शन के बाद जो भी जनादेश होगा उसको अपने अनुकूल कर लिया जाएगा, लेकिन अभी आप संभलिए, इधर उधर मत देखिए जो जिक्र हो रहा है। लालू यादव अपने इंटरव्यू में यूं ही नहीं कहते हैं कि हमारी कोई टेलीफोन पर बातचीत नीतीश कुमार से नहीं हुई है। यह कहने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, लेकिन क्यों पड़ गई? नीतीश कुमार ने साइलेंटली, हमारी टीम ने बताया कि नीतीश कुमार ने 84 जनसभाएं की हैं और उनको बीमार बता बताकर बीजेपी और बाकी नेताओं ने इस दौर की परिस्थिति को कुछ ऐसा रख दिया जिससे नीतीश कुमार घायल नजर आए। लेकिन एक झटके में पहले चरण ने बताया कि नीतीश को ज्यादा वोट मिल सकते हैं, यानी बीजेपी जो अपने आप को बड़ा भाई मानने की स्थिति में थी और 101 सीट पर लड़ रहे हैं दोनों, जो इससे पहले नीतीश की पार्टी ज्यादा सीटों पर लड़ा करती थी। उस लिहाज से भी देखिए तो नीतीश कुमार 84 सभाएं करते हैं और अगर आप अमित शाह और मोदी की जनसभाओं को मिला भी देंगे तो भी वह 58 ही होती है, जिसमें 38 अमित शाह सब जनसभाएं करती हैं, 18 से 20 प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। अकेले नीतीश कुमार अगर इस परिस्थिति में भी 84 जनसभाएं कर रहे हैं, तेजस्वी यादव 171 जनसभाएं करते हैं, तो बीजेपी किस नैरेटिव को लेकर ऐसे मौके पर सामने आएगी? 2 ही नैरेटिव है, एक तेजस्वी यादव 420 है, दूसरा हम हिस्टोरिकली जीत रहे हैं। दोनों बातों को सुन लीजिए। तेजस्वी यादव जमीन के, रेलवे के जमीन के घपले में जो होटल दिया गया उन पर 420 का आरोप बन चुका है दिल्ली के एंटी करप्शन कोर्ट में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के बाद। मैं पार्टी के राष्ट्रीय मंच से बहुत विनम्रता से कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी एक निर्णायक, प्रभावी और ऐतिहासिक विजय की ओर एनडीए के साथ बढ़ रही है। I mark my word, the BJP along with the NDA is going to register a decisive, sweeping and historical victory in the Bihar Assembly elections. अब आप कहेंगे यही तो कॉन्फिडेंस है और इसी कॉन्फिडेंस के आश्रय तो बीजेपी हर वक्त जीत जाती है। जी नहीं, यह कॉन्फिडेंस एनडीए के साथ खड़े उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए है जो कि कहीं इधर उधर ना सोचे, जो सोचकर नारा लोकेश पटना पहुंचे, जो सवाल एनडीए के बाकी नेताओं के भीतर है, जिन सवालों से बीजेपी लगातार जूझ रही है और जो सवाल संघ के भीतर भी रेंग रहे हैं, इन तमाम सवालों का जवाब बीजेपी बिहार जनादेश से पाने से पहले अपने अनुकूल नैरेटिव तो बनाएगी ही। तो रविशंकर प्रसाद निकलकर सामने आए हैं
और सबको पता है कि कल दूसरे चरण की वोटिंग अगर पहले चरण की वोटिंग के हिसाब से हो गई तो यह बिहार की राजनीति का एक ऐतिहासिक मोड़ होगा और यह ऐतिहासिक मोड़ इस देश की राजनीतिक ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में कदम बढ़ा ही देगा और उस ट्रांसफॉर्मेशन के दायरे में पहली बार पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बल्कि वोटर और उसका राजनीतिक मिजाज या फिर अभी तक वोटरों को मैनेज करने की जो सोच चुनावी मुद्दे तक में तब्दील हो चुकी है, जो वोट चोरी के नाम पर हो, इलेक्शन कमीशन की संदेहास्पद भूमिका को लेकर हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर तक की नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं इसको लेकर हो, या फिर इस देश के भीतर लोकतंत्र को जो चुनाव के आश्रय देखा जाता है उस चुनाव को प्रभावित कौन कैसे किस रूप में करता है इसको लेकर हो, और उस पर इस देश का मीडिया खामोशी बरत लेता है, आंख बंद कर लेता है और जो बोलता है उसमें उसे लोकतंत्र दिखाई देने लगता है। इन परिस्थितियों से हटकर पॉलिटिकल पार्टीज तो जल्दी नब्ज पकड़ लेती है। शायद इसीलिए पटना के भीतर की हलचल इसीलिए बड़ी है क्योंकि वह 3 सवालों को जन्म दे चुकी है। पहला सवाल, कल की वोटिंग अगर 65% तक चली गई तो वाकई बिहार की राजनीति में यह एक ऐतिहासिक बदलाव होगा। दूसरा सवाल, इस दौर में एनडीए को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की स्ट्रेटजी को जो एक चेहरे के रूप में रखा गया वो एक झटके में भरभरा कर गिर जाएगा। और तीसरी परिस्थिति है कि राजनीतिक परिवर्तन की इस दिशा में क्या बीजेपी अलग थलग अकेले खड़ी दिखाई देगी और उसमें सिर्फ उनके नायक नरेंद्र मोदी होंगे और नरेंद्र मोदी को लेकर बीजेपी के भीतर उठते हुए सवाल, उनकी अपनी विचारधारा, उनकी अपनी राजनीतिक विचारधारा की सोच, उस विचारिक धारा के तहत स्वयंसेवकों का चुनाव मैदान में उतरना, ये तमाम परिस्थितियों को 2004 में शाइनिंग इंडिया के तहत अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में भी देखा गया। क्या वो एक नए रूप में इस चुनाव में उभर रहा है जिसका खौफ है? और इसीलिए एक उल्लास और उत्साह के साथ एक हिस्टोरिकल जीत किसकी होगी, इस दिशा में एक सस्पेंस कायम हो चुका है। इंतजार कीजिए, कल तक का इंतजार कीजिए, बहुत कुछ सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।